Hello friends, this is Ashwini Sarnarjun. Today we are going to discuss some very important aspect of Indian Contract Act. So today we will proceed with performance. आज हम लोग देखेंगे कि परफॉर्मेंस क्या होता है और परफॉर्मेंस कैसे होता है. So today we will start with performance. देखिए, अभी तक हम लोगों ने देखा है कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है, कॉन्ट्रैक्ट कैसे होता है. जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है दो पार्टीज के बीच में, तो उन दोनों ही पार्टीज के ऊपर कुछ ऑब्लिगेशन आ जाते हैं जिनको उनको फुलफिल करना होता है. और जब पार्टी जिस ऑब्लिगेशन को फुलफिल कर देते हैं तो ये कहा जाता है कि उन्होंने अपने पार्ट को परफॉर्म कर दिया है. अब परफॉर्मेंस में जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज होता है वो ये है कि बाय whom a contract may be performed. By whom a contract may be परफॉर्म. कॉन्ट्रैक्ट जो है वो किसके द्वारा पूरा किया जाना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट किसको परफॉर्म करना चाहिए. तो देखिए, जो कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस है इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं कि किसको करना चाहिए. फर्स्ट ये कैटेगरी हो सकती है कि कुछ परफॉर्मेंस ऐसी होती है विच डिपेंड्स अपॉन द पर्सनल कैपेसिटी ऑफ प्रोमिसी और प्रोमिसी. कि ऐसे होते हैं कि जो पर्सनल कैपेसिटी पे डिपेंड करते हैं. जैसे अगर किसी को गाना गाने के लिए कहा गया है तो ये उसकी क्या है, पर्सनल कैपेसिटी है. तो अगर कोई भी चीज पर्सनल कैपेसिटी पे डिपेंड करती है तो दिस परफॉर्मेंस मे बी मेड ओनली बाय द पार्टी. ओनली बाय द अगर कोई पर्सनल कैपेसिटी पे डिपेंड करती है परफॉर्मेंस तो वो कौन कर सकता है, केवल पार्टी कर सकती है. लेकिन मान लीजिए अगर परफॉर्मेंस ऐसी है जो पर्सनल कैपेबिलिटी पे डिपेंड नहीं करती है, डजंट डिपेंड ऑन पर्सनल कैपेसिटी, नो पर्सनल कैपेसिटी. अगर पर्सनल कैपेसिटी पे डिपेंड नहीं करती है तब क्या क्या हो सकता है. पहली चीज तो इसका परफॉर्मेंस कौन करेगा, पार्टी खुद कर सकती है. दूसरा, इट मे बी परफॉर्म्ड बाय एजेंट. तीसरा, बाय रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दैट पार्टी और बाय थर्ड पर्सन और बाय एनी अदर पर्सन. मीन्स परफॉर्मेंस का क्या मतलब होता है कि जब भी पार्टीज जो ऑब्लिगेशन बियर कर रहे हैं वो उस ऑब्लिगेशन को, अपने पार्ट को जब प्ले कर देती हैं तो ये कहा जाता है कि उन्होंने अपना परफॉर्मेंस कर दिया है. और परफॉर्मेंस किसके द्वारा किया जाना चाहिए, तो इसके लिए कहा जाता है कि परफॉर्म जो है, परफॉर्मेशन दो तरीके का हो सकता है. एक तो पर्सनल कैपेसिटी पे डिपेंड करता है, दूसरा जो पर्सनल कैपेसिटी पे डिपेंड नहीं करता है. अगर पर्सनल कैपेसिटी पे डिपेंड कर रहा है तो इट विल बी मेड ओनली बाय द पार्टी. बट द ऑब्लिगेशन डज नॉट डिपेंड अपॉन द पर्सनल कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज, देन दैट पर्टिकुलर परफॉर्मेंस मे बी मेड बाय द पार्टी or by the agent of the party or by the representative of the party or by any other third person. किसी के द्वारा किया जा सकता है. तो ये परफॉर्मेंस है कि परफॉर्मेंस किसके द्वारा की जा सकती है. इसके बाद एक हम और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट देखेंगे परफॉर्मेंस से रिलेट करके.
ये कॉन्सेप्ट है हमारा इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस। हमारा क्या टॉपिक है कि इफेक्ट्स ऑफ रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस, कि अगर किसी ने ऑफर किया है अपने पार्ट को प्ले करने का, यानी कि जो भी उसको परफॉर्म करना है उसको परफॉर्म करने का जैसे ही इसने ऑफर किया है, तो उसको अगर रिजेक्ट कर देता है, ठीक है, तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। जैसे ए है और बी है, देयर आर टू पार्टीज इन अ कॉन्ट्रैक्ट ए एंड बी। अब ए ने बी के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट किया है, इसमें मान लीजिए ए ने बी से ये कॉन्ट्रैक्ट किया था कि ए को 100 कुंटल गेहूं देना है बी को। बी ने खरीदा है 100 कुंटल गेहूं, या मान लीजिए 100 kg व्हीट लिया है इसने। अब ए कहता है कि ठीक है, आप अपना जो 100 kg व्हीट हमको देना है, ये जो भी अनाज देना है वो आप ले लीजिए हमसे। अब ये तो तैयार है अपना परफॉर्म करने के लिए, ऑफर कर रहा है उसको, ठीक है हम परफॉर्म कर रहे हैं अपना, लेकिन बी क्या कर रहा है, इसको रिफ्यूज कर रहा है। अब होगा क्या कि बी जब भी रिफ्यूज करेगा तो बी के जो भी राइट्स हैं ए के अगेंस्ट में, कब अगर ए ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करता है तो बी क्या कर सकता है, रेमेडी के लिए ए को केस फाइल करेगा। तो यहां पे जैसे ही ए तो तैयार है, किस चीज के लिए तैयार है, अपने परफॉर्मेंस को करने के लिए, और बी उसको क्या कर रहा है, रिफ्यूज कर रहा है। तो इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, इफेक्ट इसका ये पड़ेगा कि बी जो है अब ए के अगेंस्ट में ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए केस फाइल नहीं कर सकता है। ठीक, ये कहलाता है ऑफरिंग परफॉर्मेंस। It is also known as tender under Indian contract. It is also known as tender. ये टेंडर के नाम से भी जाना जाता है जब कोई ऑफर करता है अपनी परफॉर्मेंस को करने के लिए। But there are some essential elements which should be fulfilled at a time of offering the performance. And if those elements is not fulfilled by the person, then it should not be, or it will be, or it will not be considered a valid offering performance. क्या क्या कंडीशंस होती हैं। अब होता क्या है कि जब ये ऑफर करेगा परफॉर्मेंस करने के लिए, तब कुछ कंडीशंस होती हैं और उन कंडीशंस का पूरा किया जाना इसके द्वारा जरूरी होता है। अब कंडीशंस होती है, पहली बात तो जब ये परफॉर्म करेगा तो ये होना चाहिए अनकंडीशनल। पहली चीज तो यही है कि ये क्या होना चाहिए, अनकंडीशनल होना चाहिए। सेकंड, प्रिस्क्राइब्ड प्लेस और टाइम, और की जगह पे बल्कि एंड कर दीजिए। प्रिस्क्राइब्ड और प्रॉपर, अनकंडीशनल होना चाहिए। सेकंड, प्रिस्क्राइब्ड और प्रॉपर प्लेस एंड टाइम। अब है क्या कि इसने जब भी ये एग्रीमेंट हुआ होगा तो इसने या तो प्रिस्क्राइब्ड किया होगा कि किस जगह पे आपको ये चीज परफॉर्म करनी है या कितने समय में परफॉर्म करनी है। तो अगर प्लेस और टाइम प्रिस्क्राइब्ड है तो उस प्रिस्क्राइब्ड टाइम में होना चाहिए। एंड इफ देयर इज नो प्रिस्क्रिप्शन ऑफ टाइम एंड प्लेस टू परफॉर्म द ऑब्लिगेशन, देन इट शुड बी परफॉर्म्ड एट रीजनेबल प्लेस एंड विद इन रीजनेबल टाइम। कि ये जो है रीजनेबल प्लेस पे या प्रॉपर प्लेस पे होना चाहिए और रीजनेबल टाइम पे होना चाहिए। थर्ड, सेकंड आपका क्या हो गया था, ये अनकंडीशनल हो गया। सेकंड आपका हुआ प्रिस्क्राइब्ड और प्रॉपर प्लेस एंड
थर्ड आपका हो गया रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू चेक। थर्ड कंडीशन इसकी होती है रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू चेक। द पर्सन शुड बी प्रोवाइडेड द रीजनेबल अपॉर्चुनिटी सो दैट द थिंग विच हैज टू गिवन टू द पर्सन शुड बी चेक्ड। कि जैसे अब मान लीजिए यहाँ पे हम गेहूं की बात कर रहे हैं, वीट की बात कर रहे हैं। अब क्या क्या है कि एक तो ये जब ये इसको परफॉर्म करेगा, गेहूं देगा मतलब ये अनकंडीशनल होगा। ये गेहूं देगा तो प्रिस्क्राइब्ड टाइम में देगा और प्रिस्क्राइब्ड प्लेस पे देगा। अगर प्रिस्क्राइब्ड नहीं होगा तो रीजनेबल टाइम और रीजनेबल प्लेस पे देगा। तीसरी चीज ये है कि ये उसको इतना अपॉर्चुनिटी देगा कि जिससे कि ये तय कर सके कि जो गेहूं इसने जो सा मांगा था, जिस ब्रांड का मांगा था या जिस चाहिए था इसको, वही इसको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो इसको चेक करने के लिए प्रॉपर टाइम इसको मिलना चाहिए। तो ये कंडीशंस पूरी होनी चाहिए। इफ दिस कंडीशंस आर नॉट फुलफिल्ड देन दिस ऑफरिंग परफॉर्मेंस शुड नॉट बी कंसिडर्ड अ वैलिड परफॉर्मेंस। ठीक है, तो ये परफॉर्मेंस से आपने देखा, पहले हमने देखा कि परफॉर्मेंस होता क्या है। जो भी पार्ट है, जो भी प्रॉमिस किया गया उसको पूरा करना क्या कहलाता है, परफॉर्मेंस कहलाता है। और परफॉर्मेंस किसके द्वारा होना चाहिए, तो परफॉर्मेंस अगर पर्सनल कैपेसिटी पे डिपेंड करता है तो केवल पार्टी के द्वारा होगा। अगर पर्सनल कैपेसिटी पे नहीं डिपेंड करता है तो पार्टी, एजेंट, रिप्रेजेंटेटिव और एनी अदर पर्सन के द्वारा किया जा सकता है। इसके बाद हमने देखा कि इफेक्ट्स ऑफ रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस। अगर कोई पर्सन परफॉर्मेंस का ऑफर कर रहा है तो सामने वाला उसको रिजेक्ट कर रहा है, ठीक है, तो उस कंडीशन में उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा। उसका इफेक्ट ये पड़ जाएगा कि जो भी उसके राइट्स हैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए उस पर केस फाइल करने के वो सब खत्म हो जाएंगे। कंडीशन यही है कि जब ये ऑफर करेगा तो ये 3 कंडीशंस होती है जिनका पूरा होना जरूरी होता है कि वो अनकंडीशनल होना चाहिए, प्रिस्क्राइब्ड और प्रॉपर प्लेस ऑफ टाइम पे दी जाना चाहिए और रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू चेक होनी चाहिए। ये सब कंडीशंस अगर पूरी हो जाएंगी तो ये कहा जाएगा कि ये वैलिड परफॉर्मेंस हो गया है। इसके बाद हमको एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट देखना है। ये जितना भी हमने पढ़ा है ये 37 से आगे स्टार्ट हो जाता है, 37, 38 ये सब मिलेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि लायबिलिटी ऑफ जॉइंट प्रोमिसी। अब जॉइंट प्रोमिसर या जॉइंट प्रोमिसी क्या होता है कि अगर एक ऑफरर हो सकता है, एक ऑफरी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि एक प्रोमिसर हो, एक प्रोमिसर हो, बट इफ देयर इज मोर देन वन प्रोमिसर और वन प्रोमिसी देन दोज प्रोमिसर और प्रोमिसी विल बी कॉल्ड ज्वाइंट प्रोमिसर और ज्वाइंट प्रोमिसी। अब यहां पे हमको देखना है कि ज्वाइंट प्रोमिसर या ज्वाइंट प्रोमिसी है तो इनकी लायबिलिटी क्या होती है। ठीक है, ये आपको सेक्शन 41, 42 और 43 में मिल जाएगा। हम कह सकते हैं लायबिलिटी ऑफ ज्वाइंट प्रोमिसी। जो ज्वाइंट प्रोमिसी है उनकी लायबिलिटी क्या होती है, ये आपको सेक्शन 41, 42 एंड 43 में मिलेगा कॉन्ट्रैक्ट में। अब इसमें आप समझने के लिए ऐसे देखिए कि जो ज्वाइंट प्रोमिसर होते हैं, ज्वाइंट प्रोमिसी होती है, इनकी लायबिलिटी ज्वाइंटली और सेपरेटली दोनों होती है, सेपरेट भी होती है, ज्वाइंटली भी होती है। इसको समझने के लिए हमें एक इलस्ट्रेशन देखते हैं, उससे आप समझिए। जैसे मान लीजिए 3 पर्सन है, ए, बी एंड सी। तीनों ने मिलकर क्या किया है, एक को जेड पर्सन है और उससे इन्होंने 1000 रुपीज जो है वो बारो किए हैं। देयर इज एन एग्रीमेंट इन विच 3 persons A, B, C borrowed the sum of 3000 rupees from Z। अब Z के पास ये ऑप्शन है कि चाहे तो ये तीनों से ये पैसा वसूल ले या चाहे तो किसी एक से वसूल ले। तो Z ने क्या किया, Z ने मान लीजिए A से ये पूरा 3000 रुपया ले लिया। ठीक, अब जैसे इसके पास ऑप्शन है ऐसे ही इन तीनों में से ए के पास ये ऑप्शन है कि जो पैसा इसने जेड को दे दिया है अपना हिस्सा छोड़ के बाकी पैसा ये बाकी जितने भी लोग हैं उनसे वसूल सकता है।
अब जैसे ए बी सी ने तीनों ने मिलकर 3,000 रुपया लिया था, तो तीनों के हिस्से में कितना कितना पैसा आना चाहिए? 1,000 इसको देना चाहिए, 1,000 इसको देना चाहिए और 1,000 सी को देना चाहिए। तीनों ये क्या करेंगे, 1,000 रुपया इनके हिस्से में आया। तो जब ए ने पूरा 3,000 दे दिया है तो 1,000 तो ये हो गया, यानी कि बी इसको 1,000 देगा और सी इसको 1,000 देगा। एक तो ये इलस्ट्रेशन है। इसी में कहते हैं, मान लीजिए जो बी है ये इस पोजीशन में है कि ये केवल 500 रुपए दे सकता है। बी कितना दे सकता है? केवल 500 रुपए दे सकता है। या बी की डेथ अगर हो जाएगी तो जो बी का रिप्रेजेंटेटिव होगा, अगर बी की डेथ हो, ठीक है, तो बी का जो भी रिप्रेजेंटेटिव होगा ये क्या करेगा, ये फिर पैसा देगा। तो रिप्रेजेंटेटिव मान लीजिए केवल 500 रुपए देने की पोजीशन में है, तो अब जब ये केवल 500 रुपए देगा तो ए और सी का रेशियो कितना आ जाएगा? तो 500 तो ये हो गया, कितना बचा? 2,500 रुपए, यानी कि 1250 ए देगा और सी कितना देगा? 1250 देगा। बस अब ये भी कंडीशन हो सकती है बी इंसॉल्वेंट हो जाए। बी क्या हो गया? बी हमारा हो गया इंसॉल्वेंट। अब बी जब इंसॉल्वेंट हो जाएगा तो इसका मतलब बी क्या देगा? कुछ नहीं देगा। अब बी जब कुछ नहीं देगा तब इन दोनों के हिस्से में कितना कितना पैसा आ जाएगा? 1,500 ये दे और 1,500 ये दे। बस ये है केवल कि लायबिलिटी ऑफ जॉइंट प्रोमिसरी, सेक्शन 41, 42, 40 ये सब आप देखेंगे। तो मैंने आपको ये ध्यान रखना है कि जो जेड है ये तीनों से या इनमें से किसी एक से ले सकता है, ये बाकी जो भी है उनसे अपना पैसा वसूल लेगा उसी रेशियो में। इसके बाद आता है टाइम एंड प्लेस फॉर परफॉर्मेंस। टाइम एंड प्लेस फॉर परफॉर्मेंस, ये आपका सेक्शन 46 to 50 तक हो जाता है कि टाइम एंड प्लेस फॉर परफॉर्मेंस, कि किस टाइम पे परफॉर्म करना है, किस प्लेस पे। पहले डिस्कस कर चुके हैं कि प्रेस्क्राइब्ड टाइम या प्रेस्क्राइब्ड प्लेस। इफ देयर इज नो प्रिस्क्रिप्शन ऑफ टाइम एंड प्लेस देन इट शुड बी परफॉर्म इन रीजनेबल टाइम एंड एट रीजनेबल प्लेस। तो इसमें कोई खास चीज नहीं है। इसके बाद हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे जिसको हम कहते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स। ये हमारा जो है ये सेक्शन 59 to 61 के बीच में आता है। ये क्या कहलाता है? एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स डील्स अंडर सेक्शन 59 to 61। कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है कि क्लेटन केस पूछा जाता है। क्लेटन केस, कि क्लेटन केस जो है ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के किस सेक्शन से रिलेटेड है? तो आप ध्यान रखिएगा, क्लेटन केस इज रिलेटेड विद द सेक्शन 59 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स। अब देखिए एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स होता क्या है, इसको समझने के लिए हम फिर एक इलस्ट्रेशन ले रहे हैं। और इलस्ट्रेशन हमारा ये है कि एक कोई पर्सन ए है हमारे पास और एक हमारे पास पर्सन बी है। ए ने क्या किया? बी से डेट लिया। मान लीजिए इसने डेट लिया 2015, 2016 एंड 2017। तीनों साल इसने इससे डेट लिया और तीनों साल मान लीजिए इसने 10,000 रुपीज जो है इसने लिए हैं। अब 10,015 में लिए, 10,016 में लिए और 10,000 इसने 17 में लिए। अब
15, 16, 17 में इसने क्या किया, ये पैसा ले लिया। अब मान लीजिए ए जो है इसने पैसा लिया है किससे, बी से। अब ए ने क्या किया, ए टेक्स, या आप कर लीजिए borrowed, ठीक है, ये इसने बी से ले लिया। अब हुआ क्या है, ए ने 2017 है, मान लीजिए 2019 में 10,000 रुपीज जो है वापस किए। ए ने 2019 में 10,000 रुपीज बी को क्या कर दिए, वापस कर दिए। अब जब ये वापस करेगा तो इसमें क्या हो सकता है, 3 कंडीशंस हो सकती हैं। जैसे कंडीशंस क्या क्या हो सकती हैं। फर्स्ट तो ये हो सकता है कि ए इंडिकेट्स, ठीक, ए ने इंडिकेट्स कर दिया कि ये जो हमने 10,000 रुपया दिया है ये 2015 का जो डेट है उसमें एडजस्ट कर दिया जाए। अब अगर इसने इंडिकेट कर दिया तो ये जो पैसा दिया है ये कब इंडिकेट किया जाएगा, फिर से देख लीजिए, यहाँ पे इसने कब कब लिया था, 15 में मान लिया, 16 में लिया और 17 में लिया। ये ने किससे लिया, बी से लिया। अब इसके बाद ये वापस कब कर रहा है, मान लीजिए बी ने इसको 10,000 रुपए वापस किए 2019 में, ठीक। अब 2019 में जब ये बी वापस, ए वापस कर रहा है बी को, ए ने वापस किए किसको, बी को। अब ए या तो इंडिकेट कर देगा कि आप जो हम पैसा दे रहे हैं वो किस में एडजस्ट कीजिए, 2015 में, तो ये क्या हो जाएगा, 2015 में हो जाएगा। मान लीजिए नो इंडिकेशन बाय ए कोई इंडिकेशन नहीं देता है। अब ए जब कोई इंडिकेशन नहीं देगा तो बी के पास ये ऑप्शन है कि वो चाहे तो इन तीनों में से किसी भी डेट के लिए उस जो पैसा इसने ये दिया है 2019 में जो पैसा दिया है उसको ये क्या कर सकता है, ले सकता है। तो बी ने क्या किया, बी ने भी उसको 2015 में ही लिख दिया अपने अकाउंट बुक में कि हम ये जो पैसा इसने दिया है, अच्छा इसने ए ने तो बताया नहीं कि इस पैसे को आप कब के लिए यूज करना है। अगर ए इंडिकेट कर देगा तो जो इंडिकेट ए करेगा वही माना जाएगा, चाहे ये 15 इंडिकेट करे या मान लीजिए 16 के लिए इसने कह दिया है, 17 के लिए कह दिया, जो इसने इंडिकेशन दे दिया वो मान लिया जाएगा। इसने इंडिकेशन नहीं दिया है तो बी इन तीनों में से जिसको भी चाहे उसको प्रेफरेंस दे सकता है। अच्छा, इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, प्रॉब्लम ये आती है कि आपको पता है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो लिमिटेशन पीरियड होता है वो कितना होता है, 3 इयर्स का होता है। अब 2015 में जो इसने डेट लिया है, मान लीजिए 3 साल के बाद क्या हो गया, 16, 17, 18 में ये क्या हो जाएगा, टाइम बार हो जाएगा। अब इसने पैसा कब दिया है, 19 में दिया है, तो 19 में जो इसने पैसा दिया है ये 2015 वाले डेट को तो भी वसूल ही नहीं सकता है, क्योंकि उसके लिए केस फाइल नहीं कर सकता क्योंकि ये टाइम बार्ड हो गया। लेकिन जब इसने कोई इंडिकेशन नहीं दिया है तो बी क्या कर सकता है कि इस पैसे को 2015 के लिए एडजस्ट कर सकता है। तो बहुत सिंपल सी बात है, अगर इंडिकेशन दे दिया तो जो इंडिकेशन दिया गया है वो एडजस्ट किया जाएगा, इंडिकेशन नहीं दिया है तो सामने वाली पार्टी जैसे चाहे वैसे उसको एडजस्ट कर ले। अब एक थर्ड कंडीशन भी हो सकती है, नो इंडिकेशन एंड नो राइटिंग बाय अदर पार्टी, कि ना तो ए ने इंडिकेशन दिया है पैसा देते समय कि ये किसका आपको एडजस्ट करना है, और ना ही बी ने उसको लिखा है कि किस में इसको एडजस्ट किया है। अब क्या होगा, अब थर्ड सिचुएशन ये कहती है कि ना इंडिकेशन है ना बी ने अपने ऑप्शन को चूज किया है, तब ये देखा जाएगा इस केस में जो ओल्डेस्ट सम ऑफ मनी होगा, ओल्डेस्ट डेट विल बी एडजस्टेड। थर्ड केस में क्या हो जाएगा, जो ओल्डेस्ट डेट होगा चाहे ये टाइम बार्ड हो तब भी। अब ओल्डेस्ट कौन सा हो गया, 2015 का, तो कौन सा हो जाएगा, 2015 वाला हमारा एडजस्ट कर लिया जाएगा।
ये बहुत सिंपल से छोटी छोटी बातें थी जो हम लोगों ने डिस्कस की। हमने स्टार्ट किया परफॉर्मेंस से। परफॉर्मेंस होता क्या है? परफॉर्मेंस होता है कि जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है तो हमने पता है कि टॉर्ट और कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंस क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्ट में जो ऑब्लिगेशन बियर करती हैं पार्टीज वो ड्यू टू द एक्ट ऑफ पार्टीज करती हैं, और टॉर्ट में क्या होता है, ये ऑब्लिगेशन बियर की जाती है ड्यू टू लॉ। ये डिफरेंस हमारा हो गया। अब जो पार्टीज ने ऑब्लिगेशन बियर किया है उनको जब वो परफॉर्म कर देंगे, ठीक है, तो वो परफॉर्म कर देंगे या अपना पार्ट जो भी उन्हें प्ले करना है वो अपने पार्ट को प्ले कर देंगे, तो ये कहा जाएगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, परफॉर्म हो गया, परफॉर्मेंस हो गई। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि परफॉर्मेंस किसको करनी चाहिए? तो अगर पर्सनल कैपेसिटी का है तो पार्टी को करनी चाहिए, अगर पर्सनल कैपेसिटी का नहीं है तो पार्टी कर सकती है, उसका एजेंट कर सकता है, रिप्रेजेंटेटिव कर सकता है और एनी अदर पर्सन कर सकता है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन आया कि अगर जो परफॉर्मेंस है उसको कोई करने के लिए तैयार है और सामने वाली पार्टी उसको रिफ्यूज करती है, तो जो भी उसके राइट्स हैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए और कंपनसेशन मांगने के, वो सब क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। बट देयर आर सम एसेंशियल एलिमेंट्स व्हेन अ पर्सन ऑफरिंग परफॉर्मेंस and those conditions should be fulfilled, otherwise that offering performance will not be considered a valid offer of performance। क्या क्या conditions वो है कि that should be unconditional, unconditional होना चाहिए, it should be at prescribed place and in prescribed time, and if there is no prescription of time and place then it should be at a reasonable place and in रीजनेबल टाइम। ये हमने देखा। इसके बाद हमने देखा कि किस जगह पे परफॉर्मेंस होनी चाहिए, टाइम एंड प्लेस क्या होगा। तो टाइम अभी हमने डिस्कस किया है कि जो प्रिस्क्राइब किया गया है तो प्रिस्क्राइब्ड होगा, प्रिस्क्राइब नहीं किया गया है तो रीजनेबल होगा। इसके हमने देखा है कि लाइबिलिटी ऑफ जॉइंट प्रोमिसी क्या होती है। हमने देखा जॉइंट प्रोमिसर है, जॉइंट प्रोमिसी होते क्या है। अगर प्रोमिसर है, प्रोमिसर कौन होता है, देखिए एक और बहुत आपको हम इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे बता दें, यहां से आपका क्वेश्चन हमेशा गलत हो सकता है। जैसे जब हम बात करेंगे प्रोमिसर और प्रोमिसी की, प्रोमिसर मीन्स अ पर्सन हु मेक्स द ऑफर। प्रोमिसर आपका कौन होगा, अ पर्सन हु मेक्स द ऑफर। प्रोमिसी कौन हो जाएगा, अ पर्सन हु एक्सेप्ट द ऑफर। आप कहेंगे इसमें टेक्निकलिटी क्या है, बहुत सिंपल है, जो ऑफर करता है वो प्रोमिसर कहलाता है और जो उस ऑफर को एक्सेप्ट करता है वो क्या कहलाता है, प्रोमिसी कहलाता है। लेकिन हम एक टर्म और भी पढ़ना है, ऑफरर एंड ऑफरी। हम देखते हैं ना, कभी कोई पूछ देगा ऑफरर कौन होता है, ऑफरी कौन होता है, तो आप बताएंगे ऑफरर वो होता है जो ऑफर करता है और ऑफरी वो होता है जो ऑफर एक्सेप्ट करता है। यहीं पे गलत हो जाएगा। ऑफरर मीन्स अ पर्सन हु मेक्स द ऑफर and offeree means a person to whom offer is made। क्यों? प्रोमिसी तो वही बनेगा जो ऑफर को एक्सेप्ट करेगा, लेकिन ऑफरी वो भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए ए ने बी को ऑफर किया तो ए ऑफरर हो जाएगा और बी क्या हो जाएगा, ऑफरी हो जाएगा। और अगर उसने उसके ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया तो वो प्रोमिसी बनेगा, और अगर उसने एक्सेप्ट नहीं किया ऑफरी तब भी वो रहेगा। अंतर से समझो, ऑफरर मीन्स अ पर्सन हु मेक्स एन ऑफर। ऑफरर और प्रोमिसर एक ही बात है। प्रोमिसर मीन्स अ पर्सन हु मेक्स द ऑफर, कोई दिक्कत नहीं है। ऑफरी मीन्स अ पर्सन टू हुम ऑफर इज मेड वेदर ही एक्सेप्ट और डिनाइड द ऑफर, ही इज कॉल्ड ऑफरी। एंड प्रोमिसी मीन्स अ पर्सन हु एक्सेप्ट द ऑफर, जो ऑफर को एक्सेप्ट करता है वो क्या कहलाता है, प्रोमिसी कहलाता है। इसके बाद बेटा हम लोगों ने देखा, देखिए एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स, कि एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स क्या होता है। ये सेक्शन 59 से 61 में दिया गया है और सेक्शन 59 क्लेटन केस कहलाता है। ये भी पूछा जाता है क्लेटन केस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के किस सेक्शन से डील करता है, तो हम बताएंगे क्लेटन केस जो है ये डील करता है सेक्शन 59 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अब एप्रोप्रिएशन क्या होता है, मान लीजिए जैसे किसी ने कई डेट लिए हैं, ठीक है। अब कई डेट जब ले लिया है और उसके बाद वो उस डेट को चुकाता है और ये नहीं बताता कि इनमें से कौन से वाला डेट जो है वो एडजस्ट होना है, तो उस पर कुछ रूलिंग है। जैसे हमने आपको बताया है कि मान लीजिए ए जो है 2015, 16, 17 में बी से 10-10 हजार रुपए ले लेता है हर साल। इसके बाद 2019 में ए 10 हजार रुपया इसको वापस करता है,
ठीक है। और ये इंडिकेट कर देता है, फर्स्ट कंडीशन है कि वो इंडिकेट करे, बताए उसको, अप्रोप्रिएट कर ले कि हम जो है ये 2017 वाला जो आपका कर्जा है ये चुका रहे हैं, तो 2017 वाला ही एडजस्ट किया जाएगा। ये इंडिकेट ना करे तो अब बी का ऑप्शन है, इनमें से जो चाहेंगे अपना चुका ले। ए ने इंडिकेशन भी नहीं दिया है, बी ने अपना ऑप्शन भी चूज नहीं किया है। अब क्या होगा, अब रूल ये कहता है ओल्डेस्ट डेट विल बी एडजस्टेड, जो सबसे पुराना डेट होगा वो क्या किया जाएगा, एडजस्ट कर दिया जाएगा। और सबसे पुराना हमारा क्या है, 2015 वाला है। तो ये बेटा छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट है हमारे। और नेक्स्ट टॉपिक हम डील करेंगे वो हमारा होगा डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और उसके साथ कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हम देखेंगे, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो इसको देखिए, कुछ लोगों ने कहा था कि बोर्ड पे जो है वो शायद ज्यादा अच्छे से दिखेगा और समझ में आएगा, तो बेटा हमने कोशिश की है, आप देखिए आपको कितना समझ में आ रहा है। लेकिन हम फिर कह रहे हैं बेटा ये रिपीटिशन मांगता है, क्योंकि आपके पास मुश्किल से 8-10 दिन में कॉन्ट्रैक्ट ये कंप्लीट हो जाएगा, नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा, अगले 1-1.5 साल तक जब तक बाकी सब टॉपिक कंप्लीट नहीं हो जाएंगे कॉन्ट्रैक्ट हम लोग टच नहीं करेंगे, ठीक है। तो आप इसको जितना ज्यादा रिवीजन करेंगे उतना ही आपको बेनिफिट होगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घर पे रहिए, सेफ रहिए। थैंक्स अ लॉट।